भोपाल की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां पूरी है। पीएम की जनसभा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जनसभा के मंच को एसपीजी ने सुरक्षा में ले लिया है। आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल सीएम शिवराज ने तैयारियों का जायजा लिया था। ऐतिहासिक जम्बूरी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, कार्यकर्ता महाकुंभ। और इस तरीके से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से जब संवाद करेंगे, जीत का मंत्र देंगे। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और इसी साल के अंत में होने वाला है विधानसभा का चुनाव। इस वक्त मध्य प्रदेश बीजेपी जगह जगह जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो आखिरकार क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से वो जीत का मंत्र देते हैं और कार्यकर्ताओं में किस तरीके से वो जोश भरते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जम्बूरी मैदान एक बार फिर पीएम पहुंचने वाले हैं। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि यही वो जम्बूरी मैदान है जहां पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अपार जनसमूह उमड़ा था। और ऐसे में वुमेन रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री वहां पर पहली मर्तबा पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो आखिरकार वो क्या कहते हैं और किस तरीके की तस्वीर होगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल भव्य तैयारियां पलक इसको लेकर देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से तैयारियां भव्य चल रही हैं वो आपने जानकारी भी दी। एसपीजी ने 6 बार इसको रिहर्सल भी किया जा चुका है तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर। और चलिए अब आपको सीधा भोपाल ही लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अखिलेश वहां से जुड़ रही हैं। अखिलेश, आप इसके पहले भी तमाम जो दौरे हैं प्रधानमंत्री मोदी के वो कवर करते हुए आए हैं। आज एक के बाद एक, पहले तो भोपाल दौरा है, फिर जयपुर दौरा है। कुल मिलाकर पूरे जोश के साथ अब बीजेपी जुट चुकी है चुनावों की तैयारियों में। और आपके पीछे मैं कुछ लोगों को भी देख पा रही हूँ, जरा आप तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत करिए। बिल्कुल पलक, जिस तरह से आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार मध्य प्रदेश का दौरा करें, मैं तस्वीरें दिखाता चलता हूं आपको बातचीत करते हुए। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता महाकुंभ, 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता आज भोपाल में जुट रहे हैं। और बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जो कि 5 अलग अलग जगहों से चली थी, आज उसका समापन समारोह एक तरह से है। और प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश में इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर देंगे। और ये पोस्टर्स आप देख रहे हैं, एमपी के मन में मोदी, चेहरा मध्य प्रदेश में मोदी है। आप कहाँ से आए हैं? जी, उमरिया जिला से हम लोग। तो क्यों आए हैं? जी, अपने लोकप्रिय नेता मोदी जी के दर्शन के लिए। मोदी जी के दर्शन के लिए आए, मोदी जी को सुनने आए। और महिला रिजर्वेशन बिल के बाद पहली बार भोपाल पहुंच रहे हैं, क्या कहें? हाँ, 35% उन्होंने आरक्षण दिया महिला को हर चीज़ों में, तो इससे हम बहुत खुश हैं कि महिला को आगे कर रहे हैं, उनका सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं। क्या लगता है मोदी जी के आने से कुछ फायदा होगा बीजेपी? मोदी है तो भारत है, और अगर भारत में मोदी न होते तो आज तक यहाँ का सनातन गर्त में मिल गया होता। आप कह रहे हैं कि सनातन के रक्षक है नरेंद्र मोदी। और जिस तरह से पलक में और तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन अखिलेश, मुझे वहाँ पर जो पोस्टर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। देखिए, हम कहते हैं ना कि मध्य प्रदेश तो देश का दिल है, और वहाँ पर पोस्टर में लिखा है कि देश के दिल के मन में, यानी कि एमपी के मन में मोदी हैं। आज के दिन का और क्या कार्यक्रम और तस्वीरें दिखाइए अखिलेश। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि एमपी के मन में मोदी, और इलेक्शन कैंपेन जो है उसका स्लोगन भी मध्य प्रदेश में मोदी ही चेहरा है। एमपी के मन में मोदी, और स्लोगन्स भी जरा देखिएगा, नारी शक्ति का बंधन, मोदी का अभिनंदन। यानी कि महिला रिजर्वेशन बिल जो है उसके पास होने के बाद मध्य प्रदेश में जब मोदी पहुंच रहे हैं तो मोदी ही चेहरा है, मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। और लोगों से भी बात करेंगे कहाँ से आए। और मोदी जी, एमपी के मन में मोदी, ये पोस्टर है, इसका मतलब क्या है? मोदी जी हमारे पसंद है। मोदी आपको पसंद है, तो 24 में मोदी और 23 में क्या हो? मोदी जी आएंगे। यहाँ तो मोदी जी चुनाव लड़ नहीं रहे, शिवराज जी चुनाव लड़। शिवराज जी आएंगे। शिवराज जी आएंगे, आप क्या कहेंगे? शिवराज जी आएंगे। तो देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, और जैसे मैं कह रहा था बड़ा भारी बंदोबस्त किया गया। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो 4000 से ज़्यादा पुलिस जवान यहाँ पर तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने नज़र बनाए रखी है। नो फ्लाइंग जोन पूरे इलाके को घोषित कर दिया गया है। और बड़े भव्य पंडाल आप देख सकते हैं, मैसिव तैयारियां हैं। पिछले 10 दिन से बीजेपी के लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे थे। और अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो नो फ्लाइंग जोन की बात है, ड्रोन उड़ने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी तकरीबन 11:15 बजे यहाँ पहुँचेंगे, 2 घंटे का उनका कार्यक्रम है, 1 बजे तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। एक ही कार्यक्रम है यहाँ पर संबोधन का, उनका कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बीना वो आए थे और सनातन पर उन्होंने अटैक किया था, विपक्षियों पर सनातन के नाम पर जिस तरह से उन्होंने राजनीति की, आज देखना यह कि महिला रिजर्वेशन बिल जिसका जिक्र पलक पहले आप कर रही थी कि उसको लेकर क्या कहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री की पहली पब्लिक रैली
उसके बाद आज होने जा रही है। आप देखिए कितनी भारी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुंच रही है। बिल्कुल अखिलेश, भारी संख्या में महिलाएं पहुंच रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद कर दिए गए हैं, कई लाखों की तादाद में लोग और कार्यकर्ता शामिल होते हुए नजर आएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए और व्यवस्थाओं के बारे में बताने के लिए। रुक करते हैं अखबारों की सुर्खियों का, और इसमें आपको बता दें कि निज्जर के मामले में कनाडा ने कोई सबूत नहीं दिया है। भारतीय अधिकारियों ने जानकारी इस बात की साझा की और इसी बात का जिक्र न्यूज़पेपर में भी पलक आज किया गया है। किसी स्तर पर कनाडा ने मजबूत कोई सबूत जारी नहीं किया है। देखिए, कनाडा और भारत के बीच में तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। कनाडा को लगता है कि वो इस तरीके की बयानबाजी करके चुनाव में शायद जीत जाए। जिस तरीके से ट्रूडो ने बयान दिया उसको चुनावों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल निज्जर की हत्या कर दी जाती है 18 जून वो तारीख इसी साल की, जिसके बाद कनाडा ने इसका आरोप भारत के ऊपर लगाया और बेबुनियाद आरोप लगाया गया, जिसके बाद वार पलटवार और एक तरीके से टिट फॉर टैट वाला जो टसल वॉर है जिसको हम कहते हैं, खींचतान जो है दोनों देशों के बीच में, वो अब सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। पलक बिल्कुल साक्षी, भारत और कनाडा के बीच में तनातनी लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक कई इसमें खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी जो निज्जर उसकी हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दैनिक भास्कर में बाकायदा एक कॉलम यहाँ पर दिया गया, आप देख पाएंगे यहाँ पर ये कॉलम है और इसमें ठीक तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इस पूरी घटना की जानकारी दी गई है। इसमें एक छोटा सा यहाँ पर आप देख पाएंगे, छोटा सा एक कॉलम बना हुआ है, पॉजिटिव पहलू वहां पर लिखा हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि कनाडा के आरोपों के बाद भी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भारत के साथ रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, व्यापारिक संबंध कायम रहेंगे। ये भारत की कूटनीतिक मजबूती का कहीं ना कहीं परिणाम है, ये साफ तौर पर इससे नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो नया मोड़ आया है, जो अमेरिकी खुफिया एजेंसी है उसने कहा है कि कनाडा को खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान के तहत निज्जर की हत्या के बाद ये जानकारी दी थी। अमेरिका ने कहा कि फाइव आइज अलायंस के देशों के बीच खुफिया इनपुट दिया जाता है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अमेरिका की कनाडा को दी गई रिपोर्ट में इसको आधार बनाया गया और इस बीच अब अमेरिका ने सफाई दी है कि उसने आतंकी निज्जर की हत्या से पहले कोई भी खुफिया इनपुट कनाडा को शेयर नहीं किया। अच्छा प्रिया, इससे पहले आप अपनी हेडलाइंस दिखाएं, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। इकोनॉमिक टाइम्स में भी इस खबर को दिखाया गया है और यहाँ पर जो हेडलाइन दी गई वो हेडलाइन है, इंडिया अलर्टेड कनाडा अबाउट निज्जर्स कनेक्शंस विद टेररिज्म बट इट डिडंट एक्ट। मतलब इंडिया ने पहले ही निज्जर के कनेक्शन आतंकवाद के साथ, टेररिज्म के साथ में बताए थे, लेकिन उसके बावजूद कनाडा ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन उसके बाद अब आरोप किसके ऊपर लगा रहा है कनाडा प्रिया? भारत के ऊपर। बिल्कुल, और देखिए इस पूरे मामले में जो अहम अपडेट सामने आया है वो ये, जो कि मेरे तमाम सहयोगी ने आपको बताया कि कनाडा ने पहले आरोप ये लगाया था कि उसने इस बारे में भारत को इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन अब भारत ने इसको कह दिया कि कनाडा की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उल्टा हमने, क्योंकि एक डोजर भी एनआईए ने जारी किया, आपको मालूम है, हमने बताया था कनाडा को कि किस तरीके से निज्जर पर अलग अलग मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद कनाडा ने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस पूरे मामले में लगातार बैक टू बैक जो अपडेट सामने आ रहा है उसमें सबसे अहम खुलासा ये है कि फाइव आइज देशों के बीच में ये इनपुट साझा हुई थी और उसके बाद ये इनपुट वहां के प्राइम मिनिस्टर ने वहां की सदन में रखा। लेकिन इन सब के बीच जो रिश्ते हैं वो तल्ख होते जा रहे हैं और इससे जुड़ा हुआ हर एक अपडेट जो सामने आ रहा है वो तमाम न्यूज़पेपर्स में भी इस बात का जिक्र है। और सबसे बड़ा अपडेट ये भी है कि अमेरिका में जो राजदूत हैं, अमेरिकी राजदूत डेविड कोहेन, उन्होंने दरअसल ये दावा किया और फाइव आइज ने कनाडा को इनपुट दिया था, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उसका जिक्र किया गया है। अमेरिकी इनपुट पर कनाडा ने आरोप लगाया और इसके बाद से ही पूरा जो घमासान एक तरीके से जो हमने देखा, जो गतिरोध हमने देखा, वो निकलकर सामने आया है। लेकिन डेविड कोहेन ने ये दावा किया है कि फाइव आइज देश, जिसमें कनाडा भी है, जिसमें यूएस भी है, यूके भी है, दरअसल इनके बीच में ये इनपुट साझा हुई थी और उसके बाद ये गंभीर आरोप, ये मनगढ़ंत आरोप वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने लगा दिया और इसका सीधा सीधा, क्योंकि उनकी आलोचना भी हो रही है और सीधे सीधे यही बात कही जा रही है कि आप खुद को अच्छा बताने के लिए सिर्फ भारत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, और इस बीच देखिए, क्योंकि अखबारों की सुर्खियों की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बकायदा लिखा गया है, क्योंकि देखिए रिश्ते खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली की बात करता है, और जिस तरीके से जो खराब हो रहे रिश्ते उसको सुधारने के लिए यहाँ पर लिखा गया, कनाडा नीड्स फॉरेन पॉलिसी रीसेट एज द टाइज विद मेजर पावर वर्सन्स। मतलब कि कनाडा जो मेजर पावर्स हैं उसके साथ में अपने रिश्ते खराब कर रहा है। इस बीच में यहाँ पर लिखा गया है कि फॉरेन पॉलिसी रीसेट की हमें जरूरत है, कि हमें डिप्लोमेसी के ऊपर काम
काम करते हुए मिडिल पावर अप्रोच अपनानी पड़ेगी कनाडा को, और रिश्ते इस तरीके से सुधारने पड़ेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं नाइजीरिया से। नाइजीरिया में 14 लोगों की निर्मम हत्या का मामला, बंदूकधारियों ने 14 लोगों की हत्या कर दी। बंदूकधारियों ने 60 लोगों का अपहरण किया था और इस बीच में सैन्य अड्डे पर भी हमला बोला। और पलक, इस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया। बिल्कुल साक्षी, मगामी और कवासा समुदाय पर यह हमला हुआ है, ये बड़ी जानकारी है। सैन्य अड्डे पर हमले की ये पूरी जानकारी, 14 लोगों की निर्मम हत्या इसमें कर दी गई। बंदूकधारियों ने यहां पर इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बंदूकधारियों ने 60 लोगों का अपहरण किया था, कई लोगों की यहां पर हत्या कर दी गई और सैन्य अड्डे को भी इसमें हमला किया गया। बड़ी खबर अगली आप बताइए प्रिया। बिल्कुल, और तमाम पेपर्स ने इसको प्रमुखता से उठाया है। नाइजीरिया में मामला, 14 लोगों की निर्मम हत्या हुई है और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन बंदूकधारियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वहां पर चीख पुकार के हालात बन गए। और जो खबर है वो ये भी कि 60 लोगों को अगवा किया गया। इसी बीच अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, भारत चीन सीमा पर अब आर पार। चीन सीमा पर 3 साल में भारत के 295 प्रोजेक्ट, 3 साल में 295 रोड प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए। इसमें पुल शामिल हैं, सुरंगें, एयरफील्ड्स इसमें शामिल हैं। 2 साल में सरकार ने 100% तक का बजट बढ़ा दिया है, तो ये बड़ी जानकारी है। इसमें पुल शामिल हैं, सुरंग हैं, एयरफील्ड्स हैं और 2 साल में सरकार ने बजट बढ़ाकर इसको 100% कर दिया है। बिल्कुल पलक, और देखिए चाइना जिस तरीके से बॉर्डर एरियाज पे डेवलपमेंट करता आया है, जिस तरीके से वो भारत से संबंधित मैप्स को रिलीज करता आया है और एक तरीके से विस्तारवादी नीति के लिए चाइना मशहूर है और अपनी नापाक हरकतों के लिए भी चाइना मशहूर है। इस बीच में चीनी सीमा पर 3 साल में भारत ने 295 डेवलपमेंट्स किए हैं और इसी सिलसिले में किए गए हैं, क्योंकि चीन कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके लिए भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। हमेशा से हम ये जिक्र करते आए हैं कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो कि आंख में आंख डालकर देखता है और अगर सामने की तरफ से कोई अटैक किया जाता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर डेवलपमेंट्स किए गए, जिसमें पलक जैसे कि आपने बताया कि सुरंगों का डेवलपमेंट रहा, रोड्स का डेवलपमेंट रहा, या ऐसी तमाम चीजों का डेवलपमेंट किया गया है। तो चाइना से निपटने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, और इस बात का जिक्र भी लगातार किया जाता है। प्रधानमंत्री भी हर एक मंच से इस बात का जिक्र करते रहे हैं कि देखिए, हम कभी भी इस तरीके से विस्तारवादी नीति का पक्ष नहीं लेंगे, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और साथ ही साथ पीएम ने ये भी कहा कि भारत कभी अटैक नहीं करता, हम डिफेंस करते हैं, हम अपनी पूरी तरीके से हम रेडी रहते हैं। लेकिन अगर आपने हमें आंखें दिखाने की कोशिश की तो हम आपको आप ही के भाषा में जवाब देने में सक्षम है। और यही कारण है कि लगातार वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो इंडियन पार्ट से भी देखने को मिल रहे हैं और लगातार वहाँ पर भी जो कदम है वो बढ़ाए जा रहे हैं। और ये जो आंकड़ा आया है 2 साल में सरकार ने इसको लेकर बजट भी बढ़ाया है। चीन सीमा पर 3 साल में भारत के 295 प्रोजेक्ट, 3 साल में 295 रोड प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं। पुल शामिल है, इसमें सुरंगें शामिल है, इसमें तमाम तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो वहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसको लेकर लगातार हर एक मंचों से इस बात का जिक्र किया गया है। चीन भी इसको लेकर काफ़ी घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन चीन बाज नहीं आता। और अगर चीन बाज नहीं आता तो हम भी उसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, इसे ये स्पष्ट होता है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया की बात करते हैं। 7 महीने से बंधक बने हैं 3 भारतीय नाविक। जांच में निर्दोष घोषित होने के बाद भी उन्हें रिहाई नहीं मिली है। अधिकारियों ने अवैध रूप से उन्हें बंधक बनाया है। पलक, बिल्कुल, पर्यावरणीय क्षति के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई थी। नाविक की मां ने शिपिंग महानिदेशक को पत्र लिखा है। इंडोनेशिया ने जब्त कर लिया है बंधक नाविकों के पासपोर्ट को और उसके बाद से अब ये कार्रवाई लगातार जारी है। इंडोनेशिया में 7 महीने हो चुके हैं 3 भारतीयों को बंधक बनाए हुए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जांच में निर्दोष भी साबित नहीं हुए हैं। अधिकारियों ने अवैध रूप से इनको वहां पर गिरफ्तार करके रखा हुआ है। बड़ी खबर है, सरकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में टूट रहा भरोसा। एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ, जर्मनी में तानाशाह चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आमदनी घटने के साथ बढ़ता जा रहा है वहां पर चरमपंथी व्यवहार। हर उम्र के 5 से 7% लोग ऐसा ही चाहते हैं। बिल्कुल पलक, और ये रिसर्च में बड़ा खुलासा किया गया। दरअसल सरकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में टूट रहा है ये भरोसा, ये बताया जा रहा है। रिसर्च में जो खुलासा किया गया है, जर्मनी में तानाशाही चलाने वाली लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि चिंताजनक बात हो जाती है। अब इस बीच में आमदनी घटने के साथ में चरमपंथी व्यवहार बढ़ता जा रहा है। आमदनी को बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। हर उम्र के 5 से 7% लोग ऐसा ही चाहते हैं। तो जर्मनी को यहाँ पर महत्वपूर्ण फैसले लेने की जरूरत है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में टूट रहा भरोसा, और किसी भी देश के लिए अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आती है तो वो चिंता का विषय बनी हुई है। जर्मनी की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा।